नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी आपका इस आभासी माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको जो आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसमें मेरे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर करवाए जाते हैं वो आपकी तैयारी में एक सार्थक प्रयास नज़र आ रहे होंगे। इसी क्रम में हम अब स्वर व्यंजन और विसर्ग जो संधि के प्रारूप है उसमें स्वर संधि का जो भेद है उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं उनका हम हल करेंगे और आपको उन हल के माध्यम से अपनी तैयारी को परीक्षण करने का और पुनरावलोकन करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो आइए बिना कोई समय गंवाए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध संधि विकल्प है। प्रथम दिया हुआ है विश्व और मित्र। वैसे देखा जाए तो यहाँ जो विश्वामित्र शब्द दिया हुआ है, अगर हम इसका विग्रह करें तो विश्व और अमित्र आता है, क्योंकि यहाँ अ और अ मिलकर के क्या हो जाता है, आ हो जाता है। संधि का नियम तो लागू हो रहा है लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो अशुद्ध हो रहा है। इसलिए हम यहाँ करेंगे विश्व और मित्र, क्योंकि विश्व और मित्र करने से यहाँ व में आ का जो आदेश हुआ है यह कहलाता है दीर्घादेश। कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जिनमें दीर्घादेश संधि प्रयोग में ली जाती है। उसी प्रकार एक शब्द है मूसल और धार। ये संधि होने के बाद ये बनता है मूसलाधार। तो यहाँ जो विकल्प दिया हुआ है विश्व और मित्र का वह सही विकल्प है। दूसरा है अप और अपंग। अगर हम इसको विग्रह कर रहे हैं अप और अगर अंग से तो बनना ये चाहिए था अपांग, लेकिन यह अपांग अर्थ की दृष्टि से शब्द सही नहीं है, क्योंकि अप मतलब नहीं, अंग तथा जिसका अंग नहीं है उस आधार पर इसका शब्द का निर्माण संधि के तहत किया गया है। तो बनना ये चाहिए था लेकिन यहाँ ह्रस्वीकरण हो रहा है, इसे ह्रस्व आदेश संधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक शब्द और आता है सार और अंग। बनना सारांग चाहिए था लेकिन यह अशुद्ध है, अपांग भी अशुद्ध है, इसका भी बनेगा सारंग। तो ये विकल्प भी सही है। अगला है पतत और अंजलि। यहां लोप हुआ है त का, पतत में त का लोप होने से पत बचा और उसके बाद उसके साथ अंजलि शब्द जुड़ा तो बना पतंजलि। ये भी सब शुद्ध है। अभी यहां शब्द है अध खिला। अध और खिला साथ मिला है लेकिन यहाँ कोई संधि नहीं है, ये केवल पद में संयोग कहलाता है। ये संयोग का पद है, संधि का पद नहीं है। इसलिए निम्न में से अशुद्ध संधि विकल्प के अंतर्गत होगा अधखिला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन से शब्द से गुण संधि नहीं है। यहां कौन से शब्द में गुण संधि नहीं है। प्रथम शब्द है उच्चोधर्व। उच्च और उधर्व। यहां अ और उ मिलकर के क्या बना है, ओ बना है, जो गुण संधि का एक प्रारूप है। उसी प्रकार उत्तर और उत्तर में यहाँ र में अ है और उ है, मिलकर के क्या बना है, ओ बना है। यह भी गुण संधि का प्रारूप है। अगला शब्द है महर्ण। महा और ऋण
इसका विग्रह है। यहाँ आ और बी है, क्योंकि इससे अर का आदेश हुआ या अर के रूप में बदला है, तो यहाँ भी गुण संधि है। गवीस, गवीस शब्द बना है गो और ईस से। गो और ईस, यहाँ ओ था और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई था। ओ किसमें बदला? ओ बदला औ में, और उसके साथ ई जुड़ा। ये अ ग में गया तो ग को पूरा किया स्वर सहित, और वा में ई जुड़ करके एक शब्द बना गवीस। अर्थात निम्न में से कौन से शब्द में गुण संधि नहीं है? तो यह शब्द विकल्प द सही होगा, गवीस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सब प्रश्न है पर्यटन का संधि विग्रह है। पर्यटन, अगर मैं इसका विग्रह करूं तो परि और अटन। परि और अटन, यहाँ र में ई जुड़ा हुआ है और अ है। क्योंकि ई के साथ कोई असमान स्वर आता है तो ई किस में बदल गया? य में, और यह अ मात्रा के रूप में इसमें लग जाता है। तो र जो स्वर रहित रहा वह शिरोरेखा के ऊपर लिखा गया, और यटन, पर्यटन। परि और अटन विकल्प स के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प स, परि और अटन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि के अंतर्गत हम देखते हैं अ या आ शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, और ए या आई में से कोई एक द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है। तो क्या आदेश होता है या बदलाव किस रूप में आता है? आई के रूप में आता है। अगर इसके बाद अ और आ के पश्चात ओ एवं औ आए तो बदलाव औ के रूप में आता है। अब इन हम शब्दों को देखते हैं। महोजस्वी, महा और ओजस्वी। यहाँ आ था, यहाँ ओ था, बदलाव किस रूप में आया? औ रूप में आया। तो यह वर्धी संधि का एक उदाहरण है। महोषध, महा और औषध, यहाँ भी आ और औ आया, जो कि वर्धी संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है वसुधा और एव। यहाँ भी आ और ए आया और बदलाव हुआ आई के रूप में, तो ये भी वर्धी संधि का उदाहरण है। अगला है गुरुओदार्य। इसका अगर हम विग्रह करें, गुरु और औदार्य शब्द निकल करके हमारे सामने आता है। यहाँ ऊ था और यहाँ अन्य असमान स्वर था, तो ऊ किस में गया? व में, और औ क्या लग गया इसके साथ? मात्रा के रूप में। और र चूंकि जो स्वर रहित हुआ वो लगा गया शिरोरेखा के ऊपर। अर्थात गुरुओदार्य जो शब्द है वह यण संधि का एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। बाकी शेष तीनों शब्द वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, इसलिए इसका विकल्प द इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, निम्न में से किस विकल्प में मधु और आचार्य से निर्मित संधि शब्द हैं? यहाँ देखो, मधु में ध को अलग करने के बाद क्या बचता है? उ, और फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उ किस में बदल जाता है? व में, और आ किस रूप में आ जाता है? मात्रा में। तो जिस प्रकार से व में बदला उ तो पीछे ध रहा, व में आ का
रूप मात्रा के रूप में लगा, फिर चा और रिय, मध्वाचार्य। यहाँ ये विकल्प हमें मिल रहा है विकल्प स के अंतर्गत, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, राघवाचार्य। अगर राघवाचार्य को सामान्य रूप से विग्रह करें तो पहले विग्रह आता है राघव और आचार्य। क्योंकि जैसे ही राघव शब्द को हमने देखा तो हमें यह प्रतीत हो रहा है कि राघव में भी कुछ प्रत्यय का योग हुआ है। तो राघव का अगर हम विग्रह करें और तो शब्द निकल के हमारे सामने आता है रघु और अ, और आगे बचा हमारे पास आचार्य। अगर अब ये दो विकल्प हैं और अगर हमारे प्रश्न में इन दोनों में से एक विकल्प दिया हुआ है तो दोनों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है और प्रश्न का उत्तर एकदम शुद्ध माना जाएगा। लेकिन यदि अगर दोनों विकल्प आए, जैसे इस प्रश्न के विकल्प के रूप में आए हैं, तो हमें दूसरे प्रकार के विकल्प का चयन करना चाहिए, रघु अ और आचार्य। तो यहाँ रघु अ और आचार्य इस पद में है, तो विकल्प स इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, किस विकल्प में वृद्धि संधि नहीं है। वृद्धि संधि का जैसे अभी हमने पूर्व में भी देखा था, अ व आ का ए व ऐ के साथ और अ व आ का और औ के साथ योग से ऐ और औ का निर्माण होता है। यहाँ हमने देखा स्व में क्या है, अ फिर ऐ है, तो मिलके क्या बना, ऐ स्वैच्छिक, ये भी वृद्धि संधि का है। महा और ऊर्जा, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, निर्माण हुआ ओ का, क्योंकि ओ का निर्माण होता है वह गुण संधि का एक विकार है। इसी प्रकार जल में अ है और पीछे दूसरे शब्द में ओ है, निर्माण औ का हुआ है, तो यहाँ भी वृद्धि संधि है। के बाद वसुधा में आ और ए है, ऐ का निर्माण हुआ है, तो यहाँ भी वृद्धि संधि है। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा, सही है विकल्प ब इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षण शब्द बना है, प्रेक्षण। अब इस शब्द को अगर हम पहचाने तो हमें यहां ए दिख रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है साथियों कि हम शब्द को देख करके उसका विग्रह करने की कोशिश करें, उसकी संधि को पहचानने की कोशिश करें, तो हमारा संधि का जो प्रश्न है वह पूर्ण रूप से शुद्ध होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। यहाँ ए है तो हमें पता है ए किससे बना, अ या आ से, और दूसरे पद में क्या आएगा, ई या दीर्घ ई आएगा। अब यहाँ हम संधि यहीं हुई है प्रे के अंतर्गत, तो अब यहाँ एक पद लेंगे जिसमें अ या आ हो, तो हमने लिया प्र। दूसरे पद में लघु या दीर्घ ई आना चाहिए, तो हमने लिया दीर्घ ई और पीछे क्षण लगा दिया, तो बन गया इक्षण, प्र और इक्षण। कई जगह हम इस प्रकार भी लिखना चाहते होंगे, लेकिन यह अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इक्षण अर्थात देखना। तो प्र और इक्षण यहाँ हमारे पास आ रहा है विकल्प ब में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब। आगे बढ़ते हैं। गुण संधि से बना शब्द नहीं है। अब गुण संधि के हमने रूप देखे, तो क्या देखा हमने कि अ और ई या दीर्घ ई निर्माण कैसा होता है, ए का जो मात्रा के रूप में इस प्रकार से हमें शब्दों में देखने को मिलता है। एक निर्माण होता है ओ का जो मात्रा के रूप में इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक निर्माण होता है अ और आ के बाद री का, जहाँ अर का निर्माण होता है, और अधिकतर हमें
शिरोरेखा के ऊपर स्वर रहित देखने को मिलता है। तो यहाँ देखते हैं हम प्रथम विकल्प साहित्यानुमुख। अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा साहित्य और आमुख। साहित्य और आमुख। यहाँ यह में अ था और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या था? आ था, तो दीर्घ हुआ। अगला है साहित्य ऐतिहासिक। साहित्य और इतिहास। साहित्य और इतिहास। साहित्य और इतिहास। यहाँ यह में अ है और फिर ई है, तो परिवर्तन ए के रूप में यहाँ हमारे सामने आ रहा है। अगला साहित्योन्नति। साहित्य और उन्नति। यहाँ भी अ और उ है, तो ओ के रूप में हमारे सामने परिवर्तन देखने को आ रहा है। इसी प्रकार शब्द है साहित्योचित। साहित्य और उचित। यहाँ भी अ और उ है, तो ओ के रूप में परिवर्तन देखने को आ रहा है। यहाँ भी ओ और ए तीनों ही रूप हैं वो हमारे सामने गुण संधि के हैं, लेकिन प्रथम विकल्प है वो हमें दीर्घ संधि की तरह मेल खाता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प अ। अगला है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। प्रथम शब्द है नृप और आलेय। दूसरा जो है वह है विद्या और अनुरागी। अगला जो शब्द है वह है कोमल और अंगी। अगले का हम विग्रह करें तो आएगा विधि और अक। क्योंकि यहाँ प में अ था और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आ था, तो मिलकर के दीर्घ का आदेश हुआ या दीर्घ के रूप में जो परिवर्तन आया, यहाँ आ के रूप में आया, जो कि दीर्घ संधि के अंतर्गत है। यहाँ भी आ और अ मिलकर के आ के रूप में परिवर्तन आया, दीर्घ संधि के अंतर्गत है। कोमल और अंगी में भी अ और अ मिलकर के आ के रूप में परिवर्तन आया, ये भी दीर्घ है। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन आया है वह ऐ के साथ अ का मेल हुआ है। ऐ बदला है अय में, ऐ बदला है आय में, और अ इसके साथ मात्रा के रूप में लगा है, तो शब्द बना हमारे पास विधायक। क्योंकि यह नियम आता है अयादि संधि के अंतर्गत। तो विकल्प द इसका सही आंसर हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है शिष्वैक्य। अच्छा शब्द है शिष्वैक्य। हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो शिशु और ऐक्य। शिशु और ऐक्य। अब ये जो ऐक्य है वो एक में य प्रत्यय लगने से ऐ में बदला, का स्वर रहित हुआ और यह आया, ये ऐक्य। यहाँ शिशु शब्द था, शिशु में स में क्या जुड़ा हुआ है? उ है स्वर के रूप में, यहाँ ऐ है। तो एक नियम था, उ व दीर्घ उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो वो किस में चला जाता है? व में। और जो पीछे वाला स्वर है वो क्या लग जाता है? मात्रा के रूप में। यहाँ सी, फिर स, स्वर रहित रह गया, वह का जो बदलाव आया और फिर मात्रा के रूप में ऐ लगाया और का और यह कर। इसका विकल्प में देखते हैं कहाँ है। शिशु और ऐक्य अशुद्ध है,
सिस और ऐक्य अशुद्ध है, सु और ऐक्य यहाँ मेल खा रहा है। तो विकल्प स इसका सही आंसर होगा। अगला द विकल्प में दिया हुआ था शैशव और ऐक्य, यहाँ वह आया तो यहाँ कोई बदलाव के रूप में हमें कुछ भी परिवर्तन हो नहीं रहा है। इस प्रकार इसका सही आंसर स विकल्प ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द अयादी संधि निर्मित है? अयादी संधि। अब प्रथम का हम विग्रह करें, वी और ऊह, यहाँ ई था और यहाँ ऊ था। ई किस में बदला? य में। और ऊ किस तरह आया? मात्रा के रूप में। तो वी और ऊ से बना व्यूह। अगला है दायनी। दायनी शब्द है, यहाँ आय आया है, तो इसका हम होगा दय प्लस अनि। यहाँ ऐ है और यहाँ अ है। ऐ अन्य असमान स्वर के साथ योग करता है, तो इसमें परिवर्तन आता है आय के रूप में, और फिर यह अ के साथ मात्रा के रूप में जुड़ता है। क्योंकि यह जो स्वरों का जो मेल है हमें हम पढ़ते हैं अयादी संधि के अंतर्गत। फिर द के साथ अ लगा, दा, य के साथ ई लगी, दाई ई नी। यहाँ अनि की जगह इनी हो रहा है। द्वे और इनी, यहाँ ई आ रहा है, अर्थात ए और ई, और यहाँ जो है वह इनी है। तो यह के साथ ई मात्रा के रूप में लगा, ई और नी को नी की तरह लिख दिया, तो इसका भी विग्रह हुआ ते और इनी। अगला है दानव। दानव का विग्रह करेंगे तो दनु और अ। मानव का करेंगे तो मनु और अ। ये अ प्रत्यय के कुछ नियम हैं, जिसमें उ और अ मिलके वह तो बनता ही है, साथ में आगे वाले पद में दीर्घादेश हो जाता है, अर्थात अ की जगह आ का के रूप में बदलाव आता है। तो यहाँ अगर इन चारों शब्दों को देखें तो दायनी है, वहां अयादी संधि है। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अयादी संधि निर्मित है? तो सही उत्तर हुआ ब, दई और इनी। अगला प्रश्न है अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद है, क्योंकि यहां हम देखते हैं वह आया हुआ है, वह से पहले क्या है? एक स्वर रहित वर्ण है। और यण संधि में य और वह से पहले यदि कोई स्वर रहित वर्ण आता है तो वह यण संधि का उदाहरण हो सकता है। अगर उस तरह हम इसका विग्रह करें तो उ व दीर्घ उ के बाद स्वर, यहां हमने किया अनु और अय, उ था और फिर अस्वर था, जो कि असमान स्वर है। उ बदला व में और आ गया मात्रा के रूप में। तो अ न स्वर रहित रह गया, वह आया अ मात्रा के रूप में, वह को स्वर सहित किया और यह आया अन्वय। तो अनु और ए हमारे पास आ रहे हैं विकल्प नंबर स में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। आगे बढ़ते हैं। नेति का संधि विच्छेद होगा। यहां भी अगर इस शब्द को ध्यान से देखें, न के ऊपर जो एक की मात्रा है वहां संधि हो रही है। एक की मात्रा कब आएगी हमारे पास? आ और ई का जब निर्माण होता है तो ए बनता है। यहां अगर हम विग्रह करें
तो न और इति यहाँ आ रहा है, न और इति विकल्प ब के अंतर्गत, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। किस शब्द में संधि नहीं है? अब हम देखते हैं व्याकुल। व्याकुल वी और आकुल, यहाँ ई था और आ था, ई बदला य में और आ गया मात्रा के रूप में, तो बन गया या, वह स्वर रहित रह गया और कुल आ गया। यहाँ हमारे पास जो नियम आ रहा है संधि का, वह स्वर संधि के अंतर्गत एक प्रकार है, जो कि यण इसके अंतर्गत आ रहा है। अगला शब्द था आकुल, का विग्रह करें तो आएगा आ और कुल। यहाँ अ आया एक उपसर्ग के रूप में, और यहाँ संधि ना होकर के इस पद में, इस शब्द में संयोग कहलाया। इसी प्रकार का शब्द है प्रति उपसर्ग के साथ कुल का संयोग हुआ तो बना प्रतिकुल। और गोकुल एक अपने आप में क्या है? एक शब्द है, यहाँ किसी प्रकार का कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इन चार विकल्पों में से फिर यण संधि का जो उदाहरण व्याकुल है, इसी शब्द में संधि हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प अ। गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि का हमने अभी तक देखा था साथियों कि गुण संधि अ और आ तथा ई व ई के साथ योग से ए के रूप में, अ व आ तथा उ व दीर्घ उ के साथ योग से ओ के रूप में, और अ व आ तथा री के साथ योग से री के रूप में बदलाव के सामने हमारे आती हैं। यहाँ हम देखेंगे महति, महा और इति। यहाँ आ और ई है, गुण संधि का उदाहरण है। सर्व और इक्षण, यहाँ व में अ है और यहाँ दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई है, यह भी गुण संधि का उदाहरण है। अगला अक्ष और ऊहिणी, अक्ष और ऊहिणी, यहाँ अ और ऊ था, लेकिन बदलाव किस रूप में हमारे सामने आया है? औ के रूप में आया है। विग्रह तो गुण के तरह हो रहा है, लेकिन बदलाव वृद्धि की तरह आ रहा है, क्योंकि हम संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं कि बदलाव के नाम को हम संधि कहते हैं, अर्थात दो निर्दिष्ट वर्णों के योग या मेल से जो बदलाव आता है वही संधि होती है। यहाँ बदलाव औ के रूप में आया है। औ का निर्माण हम करते हैं वृद्धि संधि में। इसी प्रकार अगला पद है शब्द सूर्य और उदय। यहाँ अ और उ का योग हुआ ओ के रूप में, यह भी गुण संधि का उदाहरण है। अर्थात इन चार विकल्पों में से हमारा उचित विकल्प, सही विकल्प होगा विकल्प सा अक्षोहिणी। गुण संधि का उदाहरण नहीं है, अक्षोहिणी शब्द है वो गुण संधि का उदाहरण नहीं है। हमने ये कुछ प्रश्न किए, शायद आपको अपनी तैयारी करते हुए इन प्रश्नों को हल किया हो और अपनी तैयारी को परखने का मौका मिला हो, और आगे भी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आगे भी हम आप लोगों के सभी साथियों के मार्गदर्शन के लिए व्याकरण के विभिन्न विषयों पर अच्छे क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपकी तैयारी को एक नया स्वरूप देने के लिए, और आपको इन प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंकों से, उच्च रैंक से चयनित होने में हमारा एक छोटा सा एक रति भर का प्रयास रहेगा। आप हमारे साथ बने रहे। इस प्रकार से आज जो हमने स्वर संधि से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न हल किए थे, आगे भी आने वाले समय में
कई और विषयों को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने धैर्य से इन सभी प्रश्नों को हल किया। और भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, या फिर आप 9414225671 पर मैसेज करके आप अपने जो जिज्ञासा है, जो द्वंद्व है, उसके संबंध में बता करके हमारे से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।